हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी। और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार। और आज के सेशन में हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट 2022 में पूछे गए हैं। और जो एग्जाम डेट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो है 6 जनवरी 2022। सो आज के सेशन में मैं पहले के 10 क्वेश्चंस करूंगी जो कि पेपर 2 साइंस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है जो कि सीटेट में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करा रही हूँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप वहां पर जाकर बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेन्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वेन्स के बारे में। अब यहाँ पर या तो एक स्टेटमेंट सही हो सकता है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी सही हो सकते हैं। So first one is saying veins carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. So जो veins का काम होता है वो सभी बॉडी पार्ट्स से ब्लड को हार्ट के तरफ लेके जाता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। वेन का काम है ऑल द बॉडी पार्ट्स से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट के तरफ टुवर्ड्स द हार्ट वो लेकर जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो ब्लड वो कैरी करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। सो ये जो आंसर है ना ये पार्शियली करेक्ट है। सो फिलहाल के लिए इसे टिक करते हैं। वेन्स हैव थिक वॉल्स, नो इट इज रॉन्ग। वेन्स की थिक वॉल्स नहीं होती है, उनकी थिन वॉल्स होती है। आर्टरीज की थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती है, ओके। थर्ड वन इज सेइंग वेन्स हैव वाल्व्स व्हिच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। सो वेन्स में वाल्व्स पाई जाती है, मतलब ये गेट की तरह होती है जो ओपन और क्लोज होती है। सो इन वाल्व्स का काम क्या है? इसका काम है कि ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ ही मूव करे, सो दैट द ब्लड कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। सो ये वाला भी सही बैठ रहा है। सो क्योंकि यहाँ पर ओनली सी बोल के कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो जो पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी। अब आ जाते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो वेन्स का काम है इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। सो सभी बॉडी पार्ट से लेकर वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाता है, ओके। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टार दिया हुआ है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, देयर इज वन एक्सेप्शन। क्या है वो एक्सेप्शन? वो है पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। और ये जो पल्मोनरी वेन है ये लंग के साथ कनेक्टेड है। सो लंग में जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होती है उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लेकर आता है हार्ट के, ओके। सो ये एक एक्सेप्शन है। सो आपको अगर कभी भी वेन्स और आर्टरीज के फंक्शन को याद रखना हो सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच या ऑक्सीजन रिच ये आपको बिल्कुल भूल जाना है। सिर्फ याद रखना है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेकर जाते हैं ब्लड को आर्टरीज, एंड द वेन्स दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। और जो वेन्स होते हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ टुडेज सेशन। सो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है तो हमको इनमें से जो सही है उसे चूज करना है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक से ऊपर सिचुएटेड है रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज अगेन नॉट करेक्ट बिकॉज जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर सिचुएटेड है, ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में। आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। सो अगर हम आयरन की लोकेशन देखें तो वो कॉपर से ऊपर सिचुएटेड है, विच मीन्स आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सो इट विल बी एबल टू डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर from the copper sulfate solution, but it will not be able to displace aluminium from aluminium sulfate solution क्योंकि आयरन की जो पोजीशन है वो एल्यूमिनियम से नीचे है। सो ये वाला सही बैठ रहा है। एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन, ये अगेन गलत स्टेटमेंट है क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर जो 4 एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है तो वहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर पाएगा।
सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि यहाँ पर जो 4 एलिमेंट्स है उनमें एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। सो इस हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है वो है स्टेटमेंट नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको बताया गया है आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स 6 planets of the solar system rotates on their axis from west to east। so हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 planets है उनमें से 6 planets ऐसे हैं जो अपने एक्सिस में किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। द अदर टू विच रोटेट ऑन देयर एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर। सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई है, कौन सा सही है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मरकरी वेस्ट टू ईस्ट है पर यूरेनस उल्टा है, इट इज ईस्ट टू वेस्ट। पर हमको ऐसे 2 प्लैनेट्स ढूंढने हैं। अगेन यहाँ पर मरकरी आ रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेपच्यून भी होता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, सो ये वाला भी सही नहीं है। सो जो वीनस और यूरेनस है ये ऐसे 2 प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं ऑन देयर एक्सिस। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है। वीनस और यूरेनस को छोड़ के और जो 6 प्लैनेट्स है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और जो यूरेनस है ये भी ईस्ट टू वेस्ट ही रोटेट करता है, पर ये थोड़ा सा पिक्यूलर वे में रोटेट करता है। इट रोल्स ऑन इट्स साइड्स एज इट ऑर्बिट्स द सन। सो वो अपने साइड्स में रोल करता है, ठीक है, उस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है, उसकी रोटेशन होती है। Now let's focus on question number 64. Question number 64 में बताया गया है which of the following processes will be hampered in the mouth cavity of a person whose saliva is lacking salivary amylase। So अगर किसी इंसान के बकल कैविटी में जो सलाइवा है, ठीक है, जो लाड़ है, उसमें अगर सलाइवरी अमाइलेज ना हो तो इनमें से कौन सा प्रोसेस हैम्पर्ड होगा, मतलब इनमें से कौन सा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सो पहला बताया गया है कन्वर्शन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड, नो, इट इज द फंक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड, नहीं, ये भी नहीं है, ये काम है ट्रिप्सिन का, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, यस, ये है हमारे सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, ये भी सही आंसर नहीं है। सो जो प्रोसेस हैम्पर्ड होगी वो है कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू मॉल्टोज विच इज अ शुगर, और इस प्रोसेस में मदद कौन सा एंजाइम करता है, वो करता है सलाइवरी एमाइलेज। सो हमारे सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, उसका दूसरा नाम भी है टायलिन, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर बताया गया है द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन व्हेन लाइट। सो आपने देखा ही होगा कि जो सूरज की रोशनी होती है वो एक्चुअली व्हाइट कलर की होती है, पर जब वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो 7 रंग है रेनबो के वो हमें दिखता है। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या, ये व्हाइट लाइट से हमको ये जो 7 कलर्स मिलते हैं वो कब हमको दिखाई देगा। सो 4 ऑप्शंस दी गई है। व्हेन इट पासेस थ्रू सोप बबल्स, यस। व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ सीडी, हाँ, तब भी हमको नजर आता है 7 रंग। पासेस थ्रू रेन ड्रॉप्स, हाँ। सो जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो तभी होता है जब जो लाइट है, व्हाइट लाइट है, वो रेन ड्रॉप से पास होकर जाती है, राइट। गेट्स फोकस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ शाइनिंग मार्बल, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सो ABC इज द करेक्ट आंसर। सो ये ऑप्शन 1 में दिया गया है, सो आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर बताया गया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से आपको जो सही है वो ढूंढना है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी गलत है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बट मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी गलत है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन बट लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाला स्टेटमेंट सही है। सो हमारा
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्यों, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। सो सबसे कम मैग्नीट्यूड वाला फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। और जो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो देखिए ऑप्शन क्या था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये तो हो ही रहा है, देखा आपने, बट इट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, पर इट इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उससे कम है। सो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर बैठ रहा है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर बताया गया है, अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड। सो एक ऐसा बच्चा है, वो एकदम हल्की साउंड को लाउड साउंड में चेंज करना चाहता है। फॉर दिस ही शुड इंक्रीज, इसके लिए उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? ए, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड और वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो जैसे कि आप जानते हैं, लाउडनेस of a sound, it is directly proportional to the amplitude square. okay, so अगर हम amplitude of the sound को बढ़ा देते हैं तो जो feeble sound है वो loud sound में change हो जाएगा। so ये relation आपको याद रखना है। किसी भी फीबल साउंड को अगर लाउड बनाना हो तो हमको उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर आप एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर देते हैं तो लाउडनेस उसकी 4 टाइम्स हो जाती है, डबल हो रही है। Okay, now let's move on to the next question. Question number 68. Which of the following represents a set of cell organelles found in animal cell? एनिमल सेल में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनल्स है वो हमको ढूंढ कर निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। सेल मेम्ब्रेन, यस, ये एनिमल सेल में होता है। साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन तो ये वाला तो बैठ गया। सेकेंड ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, बाकी चीजें एनिमल सेल में होती है। थर्ड ऑप्शन में देखिए क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में भी दोबारा से सेल वॉल दे दिया गया है जो कि प्लांट सेल में होता है। सो बेस्ड ऑन दिस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी लिखा है सेल वॉल और जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। सो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन। सो हमको यहाँ पर ओजोन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दी गई है और जो सही है वो हमें ढूंढनी है। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओजोन इज फॉर्म्ड एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन। सो ये सही है। यूवी रेज जब ऑक्सीजन को ब्रेक करता है तो तब जाके ओजोन बनती है। ओके, अब देखिए, मतलब यूवी रेज मदद करती है ओजोन के फॉर्मेशन में, और ये कहाँ पे होते हैं? हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारी एटमॉस्फेयर के ऊंचाई पर, मतलब हायर लेवल पर जाकर ये रिएक्शन होता है जहां पर ऑक्सीजन से ओजोन बनती है। और इसमें कौन मदद कर रहा है? यूवी रेज मदद कर रहा है। It protects us from the harmful UV radiations which come from the sun. तो ये तो हमें पता ही है कि जो ओजोन लेयर है ये क्या करता है, ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन को हम तक पहुंचने नहीं देता है। सो इस तरीके से, और ये यूवी रेडिएशंस कहाँ से आती है? सन से आती है। सो इस तरीके से वो हमको प्रोटेक्ट करता है। ओजोन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन, ये वाला सही नहीं है, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला है O3 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 प्लस ओजोन की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट है। सो ओजोन एंड ऑक्सीजन दे आर डिफरेंट। ब्रेकिंग डाउन ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज नॉट कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज, ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम रिएक्शन को देखें तो आप देख पा रहे हैं ओजोन का फॉर्मूला है O3, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। सो ओजोन ब्रेक डाउन टू फॉर्म ऑक्सीजन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और जैसे कि हम जानते हैं जहां पर भी केमिकल रिएक्शन होता है इट इज
केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट बन रही है जो कि है ऑक्सीजन. ओके, सो इस बेसिस पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पर, जो दो ऑप्शन सही है वो है ए एंड बी. ओके, ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ही सही है. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर. क्वेश्चन नंबर 70 में बताया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और इनमें से जो सही है वो आपको ढूंढकर निकालनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग इट इज फाउंड इन अबंडेंस इन डेंस फॉरेस्ट. तो ये ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि अगर डेंस फॉरेस्ट है तो वहां पर ज्यादा तादाद में वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाई जाएगी. ऐसी कोई बात है नहीं. It refers to the only the fauna found in an area. So biodiversity का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कौन कौन से एनिमल्स किसी एरिया में पाए जाते हैं. It also consider the plants also. वो फ्लोरा को भी कंसिडर करता है. ठीक है. It refers to the total number of individual species found in a given area. So biodiversity का मतलब ही ये है कि कितने टाइप्स ऑफ स्पीशीज बोथ प्लांट्स और एनिमल्स के किसी भी एरिया में पाए जाते हैं. सो उनकी नंबर्स भी कितनी है वो भी पता चलता है बायोडाइवर्सिटी से. और जो डी कह रहा है, इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरियस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया. सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक तो है कि हर एक स्पीशीज के कितने नंबर्स है इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, अगर स्पीशीज की वैरायटी ज्यादा है, उनके नंबर्स भी ज्यादा है, सो ऑब्वियसली उस जगह की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है. ठीक है. अब डी कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये भी होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनकी कितने डिफरेंट वैरायटीज होती है. ठीक है, अलग अलग तरीके के एनिमल्स किसी एक जगह में, अलग अलग तरीके के प्लांट्स किसी एक जगह में पाए जाते हैं. So based on this, the correct answer to this question is option number 3, saying C and D. So जैसे कि आप देख पा रहे हैं. तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. इससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ ताकि ऐसे कंटेंट्स मैं आपके लिए दोबारा ले आ पाऊँ. और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हो रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए. ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कंटेंट के साथ. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग यूजिंग बायोलॉजी है इजी.